मित्रों, कथा का अगला भाग श्रवण करते हैं। कथा बहुत ही रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। रात्रि का अंतिम पहर शेष रह गया था। 3 बार लीलावती बोल चुकी थी। राजकुमारी ने अपनी सखी के कान में कहा, रात्रि के प्रथम पहर से अब तक बैठे रहने के कारण थक गई हूँ। अल्प विश्राम के लिए अवकाश घोषित किया जाए। सखी ने लीलावती का मंतव्य सुना दिया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, प्रतियोगिता का अंतिम चरण है। समय सीमा सूर्योदय तक निश्चित की गई है, इसलिए विश्राम का कोई औचित्य नहीं है। रानी लीलावती की सखी ने कहा, आपका कथन यथार्थ है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति की श्रम करने की शक्ति सीमित होती है। हमारी स्वामिनी अन्याय में विश्वास नहीं करती। विश्राम में अधिक समय नहीं लगाएंगी। सूर्योदय के पूर्व प्रतियोगिता समाप्त की जाएगी। सभा अल्पकाल के लिए विसर्जित कर रानी लीलावती अपनी सहेलियों सहित राजप्रसाद में चली गई। सम्राट विक्रमादित्य ने कहा कि वह भी एकांत चाहते हैं। उनकी भावना के अनुसार उन्हें दुर्ग के सुसज्जित कक्ष में विश्राम की सुविधा उपलब्ध करा दी गई। रानी लीलावती अपनी शैया पर अधलेटी है। रात्रि जागरण की थकावट उसके चेहरे पर सहज ही देखी जा सकती है। सहेलियां समीप ही बैठी हैं। दासियां सेवा में लगी हुई हैं। राजकुमारी लीलावती ने सहेलियों से कहा, यह पुरुष विलक्षण बुद्धि वाला है। इसका चमत्कार समझ में नहीं आता। यह कौन है, कहाँ से आया है? गुप्तचरों को आदेश दिया जाए कि वे यह पता लगाएं कि यह पुरुष कौन है। अंतिम बोल शेष रह गया है। मैं हार गई तो मेरी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। गुप्तचर संस्था के प्रधान यज्ञदत्त को बुलाओ। यज्ञदत्त उपस्थित हुए। राजकुमारी लीलावती ने कहा, यज्ञदत्त, पता लगाओ कि यह पुरुष कौन है। यज्ञदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामिनी, राज्य के नियमानुसार हम राज्य में प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पता करते हैं। आपकी आज्ञा से पहले ही संपूर्ण गुप्तचर विभाग इनका पता करने में लगा दिया, किंतु पता लगाना संभव नहीं हुआ। लीलावती अपरिचित पुरुष का परिचय ना पाकर निराश हुई, किंतु गुप्तचर की बातें सुनकर उसे इतना विश्वास अवश्य हो गया कि अपरिचित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह विद्वान है, उतना ही सावधान और व्यवस्था में निपुण भी है। एक सखी ने कहा, प्रिय लीलावती, निराश क्यों होती हो? अभी तो अंतिम बोल शेष है। सफलता के लिए प्रयत्न करो। यदि हार भी गई तो भी वह तुम्हारी जीत ही होगी। रानी ने कहा, सखी, व्यर्थ व्यंग मत करो। हारने में जीत कैसी होगी? सखी ने उत्तर दिया, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी होने जा रही है। प्रत्येक नारी के जीवन में पुरुष और पुरुष के जीवन में नारी पूरक होती है। गृहस्थ जीवन रूपी रथ एक पहिए से नहीं चलता। क्या तुमने प्रतिज्ञा इसलिए ली थी कि कभी पूरी ना हो? अब जब पूरी होने जा रही है तो दुख कैसा? दूसरी सखी ने कहा, रात्रि के अंतिम पहर की प्रतियोगिता प्रारंभ होते ही तुम स्वयं ही बोल देना, प्रतियोगिता पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें इससे अच्छा पति नहीं मिलेगा। राजकुमारी लीलावती ने कहा, हट मूर्खा। राजभवन के कर्मचारी, सेवक आदि सब प्रसन्न थे। सब यही चाहते थे कि अंतिम बोल का परिणाम पुरुष के ही पक्ष में जाए। राजकुमारी लीलावती का विवाह न होने से उनके मत में लीलावती का स्वभाव कठोर और क्रूर होता जा रहा था। सम्राट विक्रमादित्य पूर्ण निश्चिंत थे कि विजय अब दूर नहीं है। सम्राट ने बैताल से कहा, बैताल। बैताल ने तत्काल उत्तर दिया, स्वामी, अनुचर प्रति क्षण आपके समीप है। सम्राट ने कहा, परीक्षा का अंतिम चरण शेष है। लगता है विजय हमारी ही होगी, किंतु तुम सावधान रहना। सहसा द्वार पर दस्तक हुई। विक्रमादित्य ने कहा, कौन है? प्रवेश की अनुमति है। अनुचर ने कक्ष में प्रवेश किया और कहा, महानुभाव,
कुछ ही क्षणों में स्वामिनी राज दरबार में पधारेंगी। आपसे निवेदन है कि दरबार में पधारने का कष्ट करें। राज दरबार में शासकीय कर्मचारी अपनी अपनी सेवा के स्थान पर खड़े थे। महामंत्री, मंत्री, सेनापति, श्रेष्ठी आदि सब अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। एक दासी ने आवाज लगाई, सावधान, राजकुमारी लीलावती दरबार में पधार रही हैं। अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ लीलावती राज दरबार में पधारी। रूप गर्विता लीलावती के चेहरे से परिलक्षित हो रहा था, जैसे जीत का संकल्प लेकर लौटी हो। रात्रि के अंतिम पहर में प्रतियोगिता के अंतिम चरण के शुभारंभ होने की घोषणा हुई। विक्रमादित्य ने बैताल को स्मरण किया। बैताल तत्काल बोला, स्वामी, सेवक सदैव की भांति आपके साथ है, आज्ञा दीजिए। विक्रम और बैताल का वार्तालाप सिर्फ विक्रमादित्य ही सुन समझ सकते थे। विक्रमादित्य ने कहा, बैताल, राजकुमारी लीलावती का कंठहार देख रहे हो, जाओ उसमें प्रवेश कर जाओ। बैताल ने तत्काल आज्ञा का पालन किया। सखियां आश्चर्यचकित रह गईं कि लीलावती के कंठहार की आभा के सम्मुख सभा भवन में रखे दीपक की ज्योति मध्यम लग रही थी। सहसा यह परिवर्तन कैसे हो गया? राजकुमारी लीलावती स्वयं आश्चर्यचकित थी। सहसा विक्रमादित्य ने कहा, ओ हार, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, क्या उत्तर दोगे? कंठहार ने उत्तर दिया, मैं आदिकाल से ही नारियों का सबसे प्रिय आभूषण रहा हूं, उनके कंठ की शोभा रहा हूं। ओ चतुर पुरुष, मैं तुम्हारी बात का उत्तर अवश्य दूंगा। विक्रमादित्य ने स्वयं से कहा, बैताल स्वामी भक्त है, इसकी स्वामी भक्ति पर शंका नहीं की जा सकती। प्रतियोगिता का अंत निकट है, परिणाम सामने आने वाला है, विलंब करने में कोई लाभ नहीं है। विक्रमादित्य ने कहा, हे कंठहार, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। कंठहार ने उत्तर दिया, हे भद्र पुरुष, तुम बहुत विद्वान हो, चतुर हो, तुम्हारी कथा मैं बाद में सुनूंगा, पहले मेरी व्यथा कथा सुन लो। विक्रमादित्य आश्चर्यचकित रह गए। बैताल को आज हो क्या गया है? यह अपनी बात में समय क्यों नष्ट कर रहा है? यदि रात्रि के अंतिम पहर में यही कथा सुनाता रहा तो जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाएगी। किंतु और कोई विकल्प न देखकर विक्रमादित्य ने कहा, हे स्वर्ण एवं रत्न जटित हार, संक्षेप में अपनी कथा सुनाओ। कंठहार बोला, मैं अनादिकाल से ही कंठभूषण हार के नाम से प्रसिद्ध हूं। आदिकाल में सम्राट ऋषभदेव और चक्रवर्ती सम्राट भरत ने मुझे धारण किया था। उस समय मेरा नाम इंद्रबंध हार था। इस हार को केवल तीर्थकर और चक्रवर्ती सम्राट ही धारण करते थे। प्राचीन काल में मैं स्त्री एवं पुरुष दोनों के कंठ की शोभा बढ़ाता था, किंतु काल दोष के कारण अब मात्र स्त्रियों के कंठ की शोभा बनकर रह गया हूं। उस समय कला एवं मूल्य की दृष्टि से मेरे अनेक नाम थे। यदि हारों के मात्र नाम की ही गिनती बताऊं तो कम से कम एक रात चाहिए। यह तो हुई हारों की कहानी। परदेसी, अब मेरी कहानी सुनो। विक्रमादित्य ने मन ही मन सोचा, ना जाने बैताल कितनी देर तक अपनी कहानी सुनाएगा। क्या बैताल अपने कर्तव्य से भटक गया है या किसी ने मंत्र शक्ति से इसे भ्रमित कर दिया है? विवश होकर विक्रमादित्य ने कहा, हे कंठहार, अपनी कहानी सुनाओ, शीघ्र सुनाओ। कंठहार ने कहा, हार में परिवर्तित होने के पूर्व मैं स्वर्ण खदान में अपने परिचित अपरिचित कंकर, पत्थर और मिट्टी में एक रूप था, किंतु शोधकर्ताओं ने मुझे खोज खोज निकाला। उस समय मैं शुद्ध भी था और अशुद्ध भी। बाद में रासायनिक क्रिया द्वारा मुझे शुद्ध किया गया और मैं शुद्ध स्वर्ण के रूप में आ गया। स्वर्ण के प्रशंसक मुझे खरीद कर लाए। स्वर्णहार बनने में मैंने इतनी पीड़ा सही कि मैं सुनता अधिक और बोलता कम हूं। बोलूं क्या, बोल ही नहीं पाता। मेरा जन्म स्थान खदान बिछुड़ गया, साथ ही बिछुड़ गए
अब लीलावती का कंठहार हूं, किंतु मेरा कोई सम्मान नहीं। जब चाहा पहना, जब चाहा उतार दिया। पीड़ा से मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है। हे परदेसी, तुम्हें कोई कथा सुनाओ जिससे मेरी पीड़ा कम हो। विक्रमादित्य ने कहा, हे कंठहार, सुनो और कथा में निहित प्रश्न का उत्तर दो। मैं दो मित्रों के प्रगाढ़ स्नेह बंधन की कथा सुनाता हूं। एक नगर में दो सजातीय परिवार रहते थे, एक पूर्व दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा में, किंतु दोनों दिशाओं की भांति वह परस्पर विरोधी आयाम नहीं थे। संयोग से दोनों परिवारों में एक ही तिथि और एक ही समय पर दो बालकों ने जन्म लिया। जब बालकों की आयु 10 वर्षों की हो गई तो उनमें प्रगाढ़ मैत्री हो गई। दोनों बालक नदी के किनारे गए और मिट्टी के घरौंदे बनाते बिगाड़ते रहे। समय का कोई बोध न रहा। सूर्य अस्ताचल की ओर यात्रा करता हुआ क्षितिज शैया पर विश्राम करने की तैयारी कर रहा था। तब इन्हें याद आया कि रात्रि समीप है, माता पिता नाराज होंगे। इधर दोनों के माता पिता बालकों के घर ना पहुंचने पर अत्यंत चिंतित थे। खोजते खोजते सरिता तट पर आ गए। वहां से बालकों को घर ले गए, परंतु नाराज होकर उसी दिन से दोनों का मिलना जुलना बंद कर दिया। किंतु बिना मिले दोनों बालक बेचैन रहने लगे। विवश होकर माता पिता ने दोनों को मिलने की अनुमति प्रदान कर दी। पूर्व और पश्चिम दिशा में रहने वाले बालकों में बाल्यकाल में जो मित्रता हुई थी, वह युवावस्था में पहुंचते पहुंचते और भी दृढ़ हो गई। दोनों की मित्रता की नगर में चर्चा थी। दोनों युवक स्वस्थ, सुंदर और आर्थिक रूप से संपन्न थे। एक दिन दोनों मित्र परस्पर पारिवारिक संबंधों की चर्चा कर रहे थे। पूर्व दिशा में निवास करने वाले मित्र ने कहा, मित्र, तुम्हारी माता मेरी माता तुल्य है, तुम्हारे पिता मेरे पिता के समान है, तुम्हारी बहन मेरी बहन के समान है। पश्चिम दिशा में रहने वाले युवक ने कहा, ये क्या कहने की बातें हैं। जिस दृष्टि से तुम मेरे माता पिता को देखते हो, सम्मान देते हो, मैं भी उसी दृष्टि से तुम्हारे माता पिता को देखता हूं। पूर्व दिशा में रहने वाले युवक ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु मेरी पत्नी को तुम अपनी पत्नी समझना और तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी पत्नी समझूंगा। पश्चिम दिशा में रहने वाले युवक ने कहा, अरे, और हंसने लगा। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। वह अपनी हंसी रोकने का जितना प्रयत्न करता, हंसी उतनी ही बढ़ती जाती। कुछ समय के पश्चात पश्चिम दिशा वाले मित्र ने कहा, क्या तुम्हें पवित्र संबंधों और सामाजिक मान्यताओं का ज्ञान नहीं? पत्नी जिसकी होती है उसी की होती है, किसी दूसरे की नहीं। किसी दूसरे की पत्नी के प्रति ऐसा सोचना भी मानसिक व्यभिचार की परिभाषा में आता है। आज तो तुमने यह बात कही, भविष्य में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करना। पूर्व दिशा में रहने वाले मित्र ने कहा, मित्र, मैं मित्रता में कोई दूरी रखने के पक्ष में नहीं हूं। मेरी पत्नी को तुम भी अपनी पत्नी समझना। पश्चिम दिशावासी मित्र बोला, पागलपन की बातें मत करो। किसी अन्य व्यक्ति के सामने यह कह भी मत देना, अन्यथा तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बात सुनकर नगर के लोग हंसेंगे। माता पिता को ज्ञात हो गया तो उन्हें अत्यंत दुख होगा। मैं ना तो तुम्हारी पत्नी को अपनी पत्नी समझूंगा और ना मेरी पत्नी को तुम्हारी पत्नी मानूंगा। कल्पना में भी तुम्हारी बात स्वीकार नहीं करूंगा। पूर्व दिशावासी मित्र ने कहा, अच्छा मित्र, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, किंतु यदि मेरा विवाह पहले हुआ तो मेरी पत्नी प्रथम रात्रि तुम्हारे साथ बिताएगी, और तुम्हारा विवाह पहले हुआ तो तुम्हारी पत्नी प्रथम रात्रि मेरे साथ बिताएगी। यह शर्त स्वीकार है। पश्चिम दिशावासी मित्र ने कहा, मित्र, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। क्या तुम पत्नी के संबंधों का अर्थ नहीं समझते? तुम जो कह रहे हो उसका अर्थ और परिणाम जानते हो? पूर्व दिशावासी मित्र बोला, मैं अर्थ और परिणाम जानता हूं या नहीं, इससे तुम्हें मतलब नहीं। मैं जो कह रहा हूं उसका उत्तर दो। पश्चिम दिशा वाला मित्र मौन रहा तो पूर्व दिशा वाले मित्र ने कहा, तुम चाहे प्रतिज्ञा मत करो, पर मैं तो प्रतिज्ञा करता हूं कि विवाह के पश्चात
अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेजूंगा। पश्चिम दिशावासी मित्र ने सोचा, यह मित्रता के प्रेम के आवेश में हट पर चढ़ा हुआ है, बाद में इसे समझा दूंगा कि ऐसी प्रतिज्ञाएं नहीं की जाती। शीघ्र ही पूर्व दिशावासी मित्र का विवाह संपन्न होता है। आवेश अथवा भावुकता में प्रतिज्ञा कर लेना सरल है, किंतु उसका निर्वाह करना अत्यंत कठिन है। मिलन की प्रथम पहर में नववधु शयन सैया पर बैठी है। नारी हृदय की सुकोमल भावनाएं प्रतीक्षा में हैं कि प्रियतम आएंगे और प्यार अनुराग की बातें करेंगे। प्रत्येक नारी के जीवन में प्यार और विस्मय भरी रात्रि मात्र एक बार आती है, जो भावी जीवन के सुख दुख का आधार बनती है। नववधु श्रृंगार किए प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है। उसका पति कक्ष में प्रवेश करता है, किंतु प्रथम मिलन की रात्रि में जो उत्सुकता भावुकता हृदय में रहती है, उसका उसके हृदय में सर्वथा अभाव था। कक्ष में मंद प्रकाश था। उसका पति आया और एक भद्रासन पर बैठ गया। बहुत देर तक वह चिंतायुक्त बैठा रहा। प्रतीक्षा करने की भी एक सीमा होती है। तभी नववधु ने सोचा, स्वामी चिंताग्रस्त लगते हैं, लज्जा छोड़कर मुझे ही पहले बात करनी चाहिए। नववधु ने कहा, स्वामी, आज मिलन की प्रथम रात्रि है। आपकी उपेक्षा असहनीय हो उठी है। क्या मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप सुंदर नहीं हूं? क्या मैंने अनजाने में कोई अपराध किया है? अथवा क्या मेरे माता पिता ने आपकी अपेक्षा के अनुरूप दहेज नहीं दिया? आप बोलते क्यों नहीं हैं? पति ने उत्तर दिया, नहीं प्रिय, तुम मेरी अपेक्षा से अधिक सुंदर और सुशील हो। तुमने कोई अपराध नहीं किया, किंतु मकड़ी की भांति मैंने स्वयं ही दुखों का जाल बुन लिया है। उसमें से निकल नहीं पा रहा हूं। नववधु बोली, स्वामी, पहेलियों में मत बात कीजिए। आपकी समस्या क्या है, स्पष्ट कहिए। पति ने कहा, मेरी समस्या कहने में लज्जा और ग्लानि का अनुभव कर रहा हूं। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा सुनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।